Good evening, everyone. Let me welcome all my viewers on Heart Mitra today once again. आज शाम के इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ना सिर्फ आपके लिए हम हार्ट मित्रा के ऊपर डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं सो दैट यू आर अवेयर एंड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बट ऑल्सो फॉर यू वी इनवाइट लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री जो आपसे बात कर सके, आपसे सीधे बात कर सके एक मित्र की तरह, और आपके सवालों के जवाब दे सके। आज इसी श्रृंखला में आई एम वेरी ग्लैड टू वेलकम डॉक्टर अरुण कुमार चोपड़ा, हु इज अ लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ अमृतसर। वेलकम टू द शो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर। हम सब ने सुना है और देखा भी है कि सोसाइटी के अंदर लोगों को हार्ट अटैक जब होता है, एंड वी नो दैट वी टॉक अबाउट द गोल्डन आवर, सो वी विल ट्राई टू लर्न टुडे कि इफ सच अ सिचुएशन अकर्स, सो सबसे पहले व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स व्हिच शुड बी डन एंड टेकन सो दैट वी कैन सेव लाइफ। But before we move on to discuss today's topic, let me formally introduce Dr. Chopra to all of you. As I mentioned to you, he is a leading cardiologist from the city of Amritsar. After doing his initial studies in masters, he moved to All India Institute of Medical Sciences to do his super specialized training in cardiology. After that, he also worked there as an assistant professor and also worked at Escorts Heart Institute, Delhi. For last 20 years, he's now at Amritsar and serving his patients. Thousands of lives have been saved by him. More than 12,000 coronary angioplasties have been conducted by Dr. Chopra, and his special interest is in electrophysiology. And more than 3,500 patients he has implanted the pacemakers as well. And he also has more than 130 publications in various books chapters. So we know that आज हम एक एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं जिनकी हर शब्द के ऊपर हम फुली रिलाई कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। Sir, before I start taking on the question, let me welcome to the stage and hand it over to you for your आपके opening remarks के लिए, that why it is so important for us to understand that what should be done within the first hour of heart attack and how it can save life. थैंक यू वेरी मच संजीव जी। आपने मेरे को ये मौका दिया अपने दर्शकों को ये इस बारे में बताने के लिए कि हार्ट अटैक में पहले घंटे की क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, हार्ट अटैक तो सब किसी को ही मालूम है कि एक बहुत सीरियस बीमारी है, और हमें ये भी मालूम है कि दुनिया भर में जितनी भी डेथ्स होती हैं उनमें सबसे कॉमन जो कारण है वो हार्ट और रिलेटेड ऑर्गन्स की बीमारियां हैं, और हार्ट अटैक इसमें से एक बहुत मेजर कारण है, सडन डेथ का भी और हॉस्पिटल में जाके डेथ का भी। तो इसलिए हम इससे सब बचना चाहते हैं। तो बचने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम हार्ट अटैक प्रिवेंट कर दें। सो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हार्ट अटैक हो ही ना, कि हम इस तरह का लाइफस्टाइल लीड करें, इस तरह की दवाइयाँ लें कि हार्ट अटैक के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। पहले तो यही बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये हो सके तो बेस्ट है। लेकिन अगर अचानक हार्ट अटैक हो ही जाए, इज़ इट स्टिल पॉसिबल कि हम उसको ऑलमोस्ट अबॉर्ट कर दें, मतलब एक तरह जड़ से निकाल दें? वो भी पॉसिबल है अगर हम बहुत जल्दी जो नस ब्लॉक हुई है, जिसमें खून का एक धब्बा बना है, जो एक क्लॉट बना है, अगर हमको उसको किसी तरह क्लियर कर दें पहले 1 घंटे के अंदर, तो प्रैक्टिकली हार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता। एंड इनफैक्ट कुछ दिनों हफ्तों में हार्ट प्रैक्टिकली नॉर्मल हो जाता है, एंड कोई एविडेंस ही नहीं बचती कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था। सो ये है पहले घंटे की इम्पोर्टेंस। दैट इज़ वाई इसको गोल्डन आवर भी कहा जाता है, और पहले घंटे में हार्ट अटैक का इलाज करना बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल वैल्यूएबल चीज़ है। तो जी। ये बात है जिसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। सो डॉक्टर चोपड़ा, शुक्रिया इसका कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि आज की ये डिस्कशन व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। सबसे पहले सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम एक कॉमन मैन लॉट ऑफ टाइम्स सही समय पर डॉक्टर के पास इसलिए भी नहीं पहुंच पाते कि वो इग्नोर कर देते हैं कुछ सिम्टम्स को, कि उनको मालूम भी नहीं पड़ता कि ये हार्ट अटैक के दे आर गोइंग थ्रू। So, what are the? Can you help us understand that? How does an individual कैसे identify करे कि वो he is undergoing an heart attack? देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इम्पोर्टेंट कारण क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों है, वो इसलिए
क्योंकि एक तो जितने भी लोग इमरजेंसी में या ओपीडी में चेस्ट पेन के साथ आते हैं, उनमें से हार्ट की प्रॉब्लम लेस देन 5%, 5% से भी कम को होती है। ऑन दी अदर हैंड जो पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आते हैं, उनमें चेस्ट पेन एट मोस्ट 40-50% लोगों को होती है, मतलब आधों से कम को होती है। तो बहुत सारों को और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या चक्कर आना, धड़कन तेज होना, आंखों के आगे अंधेरे आके बेहोश हो जाना, और दर्द की रेडिएशन होना और जगह, जैसे हम आम तौर पे मानते हैं छाती में दर्द, लेकिन ये दर्द जबड़े में भी हो सकता है, ये दर्द गर्दन में भी हो सकता है, ये दर्द बैक में हो सकता है, ये दर्द यहाँ पे हो सकता है जो स्टमक का ऊपरला पार्ट है, हमारे रिब केज के जस्ट नीचे इस जगह पे, इफ यू वांट टू हैव ए लुक यहाँ पे। सो ये सारी लोकेशंस में डिस्कम्फर्ट जो है वो हार्ट का पेन हो सकता है। देन आर्म्स में पेन, हम आमतौर पे लेफ्ट आर्म में पेन को सीरियस मानते हैं, बट एक्चुअली दोनों आर्म्स में पेन हो सकता है, दोनों में से किसी एक में भी पेन हो सकता है। सो ये सारी तरह की पेन्स हार्ट की पेन हो सकती हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 100 लोग इमरजेंसी या ओपीडी में जाते हैं, उनमें से 95 को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। सो वो कौन सी पेन है जो सजेस्ट करती है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? वो पेन वो है जो कि लगातार एक जगह पे परसिस्ट करे। उसकी टिपिकल लोकेशन इन अबाउट हाफ द केसेस इज इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, या उसके जस्ट ऊपर या उसके जस्ट नीचे। और वो पेन नहीं होती इनिशियली, वो एक प्रेशर की फीलिंग होती है, एक सफोकेशन की फीलिंग होती है, एज इफ सांस रुक गया, या जैसे किसी ने कुछ घोट दिया, या जैसे किसी ने कोई रस्सा बांधा हुआ है छाती के इर्द गिर्द और छाती पे प्रेशर पड़ रहा है, छाती मतलब सांस लिया नहीं जा रहा। ये सबसे टिपिकल सिम्टम है, और ये सिम्टम 20 मिनट से ऊपर परसिस्ट करे, दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ कार्डियक पेन। बट लोग आमतौर पे जो पेन्स कहते हैं ना जी, यहाँ पे दर्द हुई, फिर वो यहाँ चली गई, फिर वो यहाँ चली गई, फिर वो यहाँ चली गई, दीज आर टिपिकली नॉन कार्डियक पेन्स। सो ये जो पेन है मैंने आपको डिस्क्राइब की, ये रफली हाफ द पेशेंट्स में होती है। बाकी हाफ में और सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि सांस चढ़ना, कई बार वॉमिटिंग, नोजिया, इवन लूज मोशन, और जगहों पे दर्द, वो लोअर जॉ, जबड़े से लेके धुन्नी तक कहीं पे भी ये डिस्कम्फर्ट एक्चुअली हो सकता है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बट परसिस्टेंट मोर देन 20 मिनट्स। शुक्रिया डॉक्टर चोपड़ा। आई थिंक ये आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया, और सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए यही जानना सबसे ज़रूरी है। और अगर आपके ऐसे अगर सिम्टम्स अगर हों तो उसको इग्नोर ना करें, और दिस इज वन ऑफ द रीजंस एज वेल कि हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं और सही समय पर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट डॉक्टर चोपड़ा इन्फॉर्म। सर, इन सच ए सिचुएशन आल्सो, थोड़ा सा हमें आप अंडरस्टैंड करने के लिए, वुड द पेशेंट रिमेन इन कॉन्शियस स्टेट, या ऐसी भी सिचुएशन होती है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए ऐसी सिचुएशन में, और अगर वो मान लीजिए खुद से नहीं बता पा रहा है अगर, तो फैमिली मेंबर्स हैं अगर घर में है, या ऑफिस स्पेस में है तो और कोलीग्स हैं, तो ऐसे में जो एक इकोसिस्टम है उनको क्या करना चाहिए, और व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दे शुड डू? क्योंकि हमने कई चीजें सुनी है कि कुछ दवाइयां हैं वो रखनी चाहिए घर में इमरजेंसी में, या कुछ सीपीआर के बारे में पीपल हैव हर्ड। सो व्हाट आर द इमीडिएट थिंग्स व्हिच शुड बी डन इन सच अ सिचुएशन? देखिए, ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल सवाल है, फॉर द बेसिक रीज़न कि जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक के बाद, वो पहले 1 घंटे में होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम पहले 1 घंटे में इसका इलाज शुरू करें। पहले 1 घंटे में जो सबसे कॉमन कारण है वो होता है सडन कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट सडनली कोलैप्स हो जाना। वो ऐसे होता है कि हार्ट बीटिंग सडनली ऐसे पेशेंट्स में इरेगुलर हो जाती है, और इतनी तेज हो जाती है, 300 400 500 के करीब हो जाती है कि कोई इफेक्टिव हार्ट बीट नहीं रहती। सो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो पंप है, वो सारे शरीर को ब्लड पंप करता है, वो खत्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये सबसे कॉमन कारण है जिसके कारण के हार्ट अटैक में डेथ होती है।
और ये पुरानी स्टडीज में तो कहते थे कि 25-30% लोगों को जिनको कि हार्ट अटैक हो रहा है उनको ये पहले घंटे में हो जाता था, और उनमें से ज़्यादातर पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाते थे अगर वो तब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। आजकल हमको ये महसूस हो रहा है कि इसका इंसिडेंस थोड़ा सा कम हुआ है। डिफरेंट स्टडीज़ इसका इंसिडेंस 5-10% तक बता रही हैं, पर फिर भी अगर आप ये सोचें कि इंडिया में साल भर में 35 लाख हार्ट अटैक होते हैं, तो आप ये सोचो कि अगर 10% लोगों को भी सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो तो बहुत बड़ा रिस्क है ना। दैट्स ए ह्यूज नंबर। दैट मीन्स 3-4 लाख लोग तो हम शायद कुछ कर ही नहीं सकते बचाने के लिए। बाकियों के लिए अगर हम देखें कि किसी को इस तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हम उस एरिया में बैठे हैं, ऑफिस में, घर में, कहीं पे भी, तो बेस्ट थिंग इज कि हॉस्पिटल लेके जाएं। घर पे हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर डिस्प्रिन की गोली पड़ी है, डिस्प्रिन 325 mg की गोली आती है, तो वो या तो हम पेशेंट को चबाने के लिए दे सकते हैं कि जी आप इसको मुंह में रख के चबा लीजिए, और उसके बाद पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, बट चबा लीजिए, वो मुंह में डिजोल्व हो जाती है। और या हम उसको आधे ग्लास पानी में डिजोल्व करके पेशेंट को कह सकते हैं कि पी लीजिए, तो उसका असर विद इन ए फ्यू मिनट्स शुरू हो जाता है। इट इज़ वेरी फास्ट। एंड स्टडीज से पता चला है कि सिर्फ एक टैबलेट अगर डिस्प्रिन की ले ली जाए तो उससे हार्ट अटैक की जो मोर्टेलिटी है, दैट मीन्स रिस्क ऑफ डाइंग ड्यू टू हार्ट अटैक, 20% के करीब कम हो जाता है। सो ये सबसे यूजफुल चीज़ है जो हम हार्ट अटैक के टाइम पे कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट यूजफुल थिंग इज इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाइए। डॉक्टर को घर बुलाने की कोशिश मत करिए, किसी के क्लिनिक में जाके बैठने की कोशिश मत करिए क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। हॉस्पिटल में जाइए, इमरजेंसी में जाइए, जहाँ के जल्दी ईसीजी हो सके, डायग्नोसिस बन सके और ट्रीटमेंट शुरू हो सके। जी, अगेन, या यू वांट टू ऐड समथिंग हाँ, सर? आई जस्ट वांटेड टू ऐड, वो इसलिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ना क्लिनिक में जाके बैठ जाते हैं या डॉक्टर्स को घर बुलाते हैं। आप ये समझिए कि अगर ये वीएफ हो जाए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि सडन कोलैप्स, तो घर में तो कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर आपके सामने हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका इलाज होता है शॉक। आपने देखा होगा वो डिफिब्रिलेटर करते हैं ना, पिक्चरों में दिखाते हैं, वो छाती पे 2 पेडल्स लगा के झटका देते हैं। तो अगर ये हो जाए तो वो शॉक देना पड़ता है। तो शॉक ज़्यादातर डॉक्टर्स के क्लिनिक में नहीं होता, शॉक घर में भी नहीं दे सकते आप, तो ये तो हॉस्पिटल में ही होता है। इसलिए अगर आपको शक है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसको प्लीज़ हॉस्पिटल लेके जाइए। ग्रेट। सो सबसे पहले सर ने बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, और दो चीजें उन्होंने इम्पोर्टेंट बताई कि एक तो सबसे पहले कोशिश करें पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और अगर उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा हो तो बीच में उसको आप डिस्प्रिन की टैबलेट एक दे सकते हैं चबाने के लिए, जिससे करीब 20% लोगों को आप एक्चुअली यू कैन सेव देयर लाइफ। राइट। बताया कि पेशेंट को जो है नजदीकी क्लिनिक पर ना लेके जाएं, कई बार सुविधा हर वहां पर नहीं होती, और हॉस्पिटल लेके जाएं। बट नाउ इन आवर इंडियन सिनेरियो सर, अगर कोई जो हमारे व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं बड़े शहरों में, अमृतसर में सुन रहे हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, सो दे हैव हॉस्पिटल फैसिलिटी नेक्स्ट डोर। 10 मिनट में, 15 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा शहर से दूर रहते हैं उनके लिए व्हाट इज योर एडवाइस, जहाँ पर एक हॉस्पिटल का डिस्टेंस में भी पौने घंटे से 1 घंटे के बीच में हो, सो व्हाट इज द एडवाइस टू देम? शुड दे गो टू नियरेस्ट डॉक्टर? कैन ही हेल्प इन दैट सिचुएशन? इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन टू हैव बिल्कुल विद जी, अस। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। सो मैं ये नहीं कहता कि अगर सपोजिंग उस एरिया में हॉस्पिटल ही नहीं है, छोटा गांव है या ऐसी जगह है जहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है, फिर तो आपको डॉक्टर के क्लिनिक में ही जाना पड़ेगा। ये तो मैं वो बता रहा हूँ कि बेस्ट क्या है। सो अगर क्लिनिक में जाते हो, वहाँ पे भी ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास ईसीजी की फैसिलिटी होती है। ईसीजी होती है तो एक तो वैसे पहली ईसीजी 50% केसेस में नॉर्मल आती है। हार्ट अटैक का डायग्नोसिस पहली ईसीजी में सिर्फ 40-50% केसेस में बनता है, बाकियों में कुछ देर बाद बनता है। सो इट इज़ पॉसिबल कि डायग्नोसिस हो जाए। अगर डायग्नोसिस नहीं भी होता, डॉक्टर को शक है कि ये प्रॉब्लम हार्ट अटैक की लग रही है, वो डिस्प्रिन की गोली दे सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर सही हो तो एक और गोली जो वो जीभ के नीचे रखने की बात आपने सुनी होगी, सॉर्बिट्रेट की गोली आती है 5 मिलीग्राम की, जीभ के नीचे रख लेते हैं चूसने के लिए, जो कि हार्ट की पेन के लिए यूज़फुल है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक हो तो वो दी जा सकती है।
अगर ब्लड प्रेशर लो हो फिर वो नहीं दे सकते, क्योंकि उससे बीपी ज़्यादा कम होने का रिस्क रहता है। प्लस वो आपको रीइंफोर्स कर सकते हैं जी कि आप जल्दी से हॉस्पिटल जाएं। अच्छा, वो हो सकता है उनके पास एम्बुलेंस की फैसिलिटी हो, वो एम्बुलेंस में आपको पहुंचा सकें पास के हॉस्पिटल में। इनफैक्ट इंडिया में आप देखिए बहुत ज़्यादा डिलेज होती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में। हमने कुछ डॉक्टर्स ने मिल के आज से 4-5 साल पहले एक स्टडी की थी पंजाब में। कई शहरों की स्टडी थी, उसमें कई हज़ार पेशेंट थे। तो पंजाब में जो एवरेज टाइम है जिसमें के हार्ट अटैक के पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो 6 घंटे के करीब है। सो ये बहुत लेट है। सो आप सोचो गोल्डन आवर तो कहाँ गया, वो तो 1 घंटा था। तो यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट ऑन एवरेज 6 घंटे के बाद पहुँचते हैं। तो इसीलिए उनमें कोई भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसमें डिले है और उसमें बेनिफिट कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैक्सिमम बेनिफिट पहले घंटे में है, उसके बाद जी। नेक्स्ट मैक्सिमम बेनिफिट पहले 3-4 घंटे में है। सो एक बार हम 6 घंटे और उसके ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम जो बेनिफिट कर पा रहे हैं वो रिलेटिवली कम है, क्योंकि हार्ट मसल 30 मिनट के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये ओके। इंपॉर्टेंस है टाइम की। इसलिए इसको गोल्डन आवर, टाइम इज मसल, ऐसी सारे स्लोगन्स इसलिए यूज किए जाते हैं। सो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि समय इसमें बहुत ही ज़रूरी है, और टाइम इज़ लाइफ है। और आप उसको बिल्कुल। मसल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, बट टाइम इज़ लाइफ, और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने क्लियरली बताया कि कोशिश करें कि नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाएँ, और अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल अगर नहीं भी है तो किसी ऐसे पास के नर्सिंग होम में भी जाएं जहां पर कम से कम ईसीजी की फैसिलिटी हो, या पर आपने कभी वहां पर बाहर एम्बुलेंस खड़ी देखी हो जिसमें एक बेसिक फैसिलिटीज होती है, और आपको वो वहां से नजदीकी हॉस्पिटल में ले जा सकें। सर, ऐसे सिचुएशन में जब पेशेंट आपके पास जब आता है कि हॉस्पिटल में, कई बार एक सेंस ऑफ डिनायल भी होता है कुछ यंग पेशेंट्स के अंदर, अगर एज ग्रुप में हो और सिम्टम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो आप हमें सर थोड़ा गाइड करें कि व्हाट काइंड ऑफ इनिशियल टेस्ट अ डॉक्टर विल डू डायग्नोस करने के लिए और पेशेंट्स को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए, एंड व्हाट इज योर एडवाइस ऑन, एंड आई स्पेसिफिकली वांट टू नो दिस कि आप ऐसी चीजें बताएं जो पेशेंट कभी डिनाई ना करें या रिफ्यूज ना करें अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर भी, ड्यू टू सम रीजंस। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछी है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में 40 साल की कम उम्र के लोगों में 25% जो हमारे टोटल हार्ट अटैक्स हैं इंडिया में, वो 40 साल से कम की एज में होते हैं। और 40% हार्ट अटैक्स 50 साल से कम एज में होते हैं। क्योंकि हमारा जो एवरेज फर्स्ट हार्ट अटैक है इंडिया में, वो यूएस और यूरोप से 9 साल पहले होता है। सो हमारे यहाँ एवरेज एज 52 के करीब है, वहाँ पे 61 के करीब है। तो हमारे हार्ट अटैक्स यंगर एज में ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए ये बात आपने बहुत सही पूछी। तो इसमें देखिए जी, एक तो ईसीजी है। ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि नेचुरली गाइड करती है आपको कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये हार्ट की लग रही है कि नहीं। इवन दो ईसीजी 100% नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया पहली ईसीजी में हार्ट अटैक सिर्फ 40-50% केसेस में आता है। बाकी केसेस में कुछ देर लगती है ईसीजी चेंजेस आने में। बट फिर भी अगर ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है तो हार्ट अटैक का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। अब नॉर्मल है, यू आर क्लियर। दूसरे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं ट्रोपोनिन, ट्रॉप टी, ट्रॉप आई। ये आजकल बड़ी इजीली अवेलेबल है। छोटे सेंटर्स में इनकी किट्स अवेलेबल होते हैं जिनका के रिजल्ट उसी वक्त 15 मिनट में पता चल जाता है। पर वो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। बेटर टेस्ट होते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिनमें एक एक्चुअल वैल्यू आती है, जैसे कि 100, 200, 400 ऐसे। सो वो बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में वो होता है। तो वो 100% पॉजिटिव आने में तो 4 से 6 घंटे लगते हैं। बट फिर भी अगर आप 2 घंटे पे भी कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एलिवेटेड है, इसको 1 घंटे बाद रिपीट करना चाहिए। सो अगर पहली वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल नहीं है या एंड थोड़ी सी एबनॉर्मल है, तो आप एक सेकंड वैल्यू रिपीट करते हो 1-2 घंटे के बाद, उससे आपको कंफर्म हो जाता है। तीसरी चीज एको है। एको बहुत ही यूजफुल टेस्ट है, ये हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। पूरा टर्म तो एकोकार्डियोग्राफी है, बट इसको हम फॉर शॉर्ट एको बोलते हैं। तो ये हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, बाहर से ही हो जाता है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड पेट पे लगा के करते हैं, यहाँ पे छाती पे लगा के
हम दिल की धड़कन देखते हैं। तो इसमें अगर हमें एबनॉर्मेलिटी नज़र आ जाए तो उससे भी हार्ट अटैक कंफर्म हो सकता है। सो ये तो 3 सिंपल टेस्ट हैं जो आजकल ज़्यादातर छोटे शहरों में भी अवेलेबल होते हैं। ऊपर फिर ऑफ कोर्स एंजियोग्राफी है और चीज़ें हैं, वो तो बात की बात है और वो बड़े हॉस्पिटल्स में ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। बट ये ईसीजी, ब्लड टेस्ट ट्रोपोनिन वाले और इको, ये 3 सिंपल चीज़ें हैं जिनको कि कराने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी। तो आप जब भी ऐसे सिम्पटम्स लेके अगर जा रहे हैं, पहुंचे अगर हॉस्पिटल में, तो आपके डॉक्टर जब आपको ये 3 टेस्ट करने के लिए बोले तो नेवर रिफ्यूज और डिनाई दैट, क्योंकि इसी से पता चलेगा आपके डॉक्टर को कि आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और आपके लिए सही ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है, एंड दिस कैन सेव योर लाइफ। सो नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड, मेनी व्यूअर्स, वी हैव हर्ड दैट जब पेशेंट ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल जाए भी तो कुछ पेशेंट्स मतलब 5-6 दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, देयर इज मेडिकल मैनेजमेंट डन। कुछ पेशेंट्स को दे हैव टू अंडरगो सम स्टेंटिंग एंड दे से वी हैव पुट सम रिंग बैलून इनसाइड द हार्ट, एंड देन some have to undergo surgery as well. So कि किस तरह के पेशेंट में किस तरह की, अगर आप सिंपल लैंग्वेज बता पाए हमें कि मैनेजमेंट आप किस तरह से एडवाइस करते हैं फॉर द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग कि उनके साथ क्या होगा और कैसे उनको बचाया जाएगा। सो अगर देखिए जी क्लियर हार्ट अटैक है तो फिर दो तरह के हार्ट अटैक्स होते हैं एक्चुअली। एक होता है एसटी एलिवेशन, एक होता है नॉन एसटी एलिवेशन। सो इन दोनों की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है, वो समझा पानी मुश्किल है। बट जो एक एसटी एलिवेशन एमआई होता है उसका मतलब ये होता है कि हार्ट की नस पूरी बंद पड़ी है, 100% बंद पड़ी है, क्लॉट बना हुआ है, तो उसको तो उसी समय खोलना ज़रूरी होता है। तो ऐसे पेशेंट में तो हम या तो उसी वक्त, अगर छोटा हॉस्पिटल हो, हम कहते हैं कि एक ब्लड थिनर इंजेक्शन दे दो। ये महंगे इंजेक्शंस होते हैं जिनसे सारे शरीर का खून पतला हो जाता है और चांस होता है 60-70% कि जो नस ब्लॉक्ड है वो खुल जाएगी। इसमें 1% रिस्क भी होता है मेजर ब्लीडिंग का, बट बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है। इसलिए ये हम इंजेक्शन देते हैं अगर पेशेंट को चेस्ट पेन चल रही है 12 घंटे से कम एंड ईसीजी में स्पेसिफिक चेंजेस हैं। इससे बेटर हाल ये होता है कि हम इमीडिएटली पेशेंट की एंजियोग्राफी करके उसकी एंजियोप्लास्टी कर सकें। दैट मीन्स नस को खोल सकें और उसमें अगर रिक्वायर्ड हो स्टेंट डाल सकें। सो वो ज़्यादा इससे बेटर हल है, मगर वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। सो इन दो हल को तो मतलब हमको ट्राई करना चाहिए अगर पेशेंट एलिजिबल है। दैट मीन्स पेन चल रही है, 12 घंटे से कम हुए हैं और ईसीजी में क्लियर चेंजेस हैं, तो हमें इन दोनों में से एक चीज़ करनी चाहिए। जो दूसरे हार्ट अटैक्स हैं, अराउंड 30-40% हार्ट अटैक्स नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होते हैं, वो इतने इमरजेंसी नहीं होते, उनमें हम ओवरनाइट वेट कर सकते हैं। सो जो पहली वैरायटी आई एसटी एलिवेशन एमआई, उसमें तो जैसे मैंने आपको बताया दिन रात पेशेंट जब भी आता है हम उसी वक्त एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ऑफर करते हैं। कि मतलब अगर रात को 2 बजे भी आए तो हम या उस वक्त वो इंजेक्शन देंगे या उस वक्त एंजियोग्राफी करके नस खोलेंगे। जो दूसरा है हार्ट अटैक, उससे थोड़ा लेसर, उसमें यूजली टाइट ब्लॉकेज होती है बट नस पूरी बंद नहीं होती, तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ घंटों में पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए लेके फिर देख लेते हैं कि उसका क्या आगे करना है। टिपिकली 1 या 2 नसों में ब्लॉकेज हो तो हम एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करते हैं। तीनों नसों में ब्लॉकेज हो या लगे कि ऐसे ही नैरोइंग्स हैं जो खुल नहीं सकती स्टेंटिंग से, या स्पेशली अगर पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, तीनों नसों में ब्लॉकेज है, तो हम बाईपास प्रेफर करते हैं। सो इस तरह की ऑप्शंस जी। होती हैं। बाकी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें इनिशियल ट्रीटमेंट के साथ नस खुल जाती है, सिर्फ क्लॉट होता है, नस खुल जाती है और वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं रह जाता, लेस देन 50% हो जाता है ब्लॉकेज। उन पेशेंट्स में हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, दैट मीन्स दवाइयों पे जी। रखते हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर चोपड़ा। सो फॉर माय व्यूअर्स, आपको बता सकता हूँ मैं कि जो डॉक्टर चोपड़ा ने पिछले 5 मिनट में बताया ये बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ है और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझाने की कोशिश की और बताया हमें कि दैट देर आर सम पेशेंट्स जिनको मेडिकली मैनेज किया जा सकता है,
और कुछ ऐसे पेशेंट्स काफी मात्रा में होते हैं जिनको शायद इंटरवेंशन करनी पड़ती है, या जिनकी आपको नस खोलनी पड़ती है हॉस्पिटल में और अंदर स्टेंटिंग करनी पड़ती है। और ये फैसला डॉक्टर आपकी जो है रिपोर्ट्स देख के और आपकी पूरी जांच करके लीव दिस डिसीजन ऑन योर डॉक्टर। वो बेस्ट जज हैं कि कैसे आपको उस सिचुएशन में से मैनेज करके बाहर निकाला जाए। सर, अब अगर पेशेंट आपके पास सही टाइम पर अगर पहुंच जाए, और मान लीजिए कि जब उसको चेस्ट पेन शुरू हुआ और उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पेशेंट पहुंच जाए सही समय पर, और what are the chances and what percentage of patients recover fully and they get back to their healthy life in your experience? ये मैंने जैसे आपको बताया, जो मैक्सिमम हार्ट अटैक का रिस्क है दैट इज बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डिफरेंट स्टडीज में 10% से 30% मोर्टेलिटी है। जो लेकिन पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उनकी मोर्टेलिटी 5 से 10% है। दैट मीन्स 90% या उससे ज़्यादा पेशेंट ठीक होके घर जाते हैं। उनमें से आप ये लगाओ कि 10-15% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके हार्ट को काफ़ी डैमेज हुआ होता है, उनको लॉन्ग टर्म सांस की प्रॉब्लम और जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम रहती है। 10-15% और होते हैं जिनका हार्ट काफ़ी डैमेज होता है, बट वो दवाइयों के साथ ठीक चलते रहते हैं। बाकी के लोग ऑलमोस्ट हाफ आप लगाओ, हाफ से ज़्यादा ऐसे होते हैं कि जो अपनी पुरानी पूरी फंक्शनल कैपेसिटी पे वापस आ जाते हैं और पूरा नॉर्मल काम करते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 20-20 साल से 25 साल से एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या बाईपास हो चुका है, और वो अब बिल्कुल एक्टिव अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वो दवाइयाँ रेगुलर ले रहे हैं और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में एडिक्वेट हेल्दी चेंजेस कर लिए हैं। जी। सो आई थिंक सो यू आर एश्योरिंग दैट एक बार पेशेंट हॉस्पिटल अगर समय रहते पहुंच जाए तो ज्यादातर केसेस के अंदर पेशेंट रिकवर होके घर जाता है और ही बिल्कुल कैन बी सेव्ड फुल्ली। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही रीअश्योरिंग वर्ड्स हैं डॉक्टर चोपड़ा से, एंड दिस शुड एम्फेसाइज टू ऑल ऑफ अस दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट आवर, और हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को नजदीकी बड़े हॉस्पिटल में हम पहुंचाएं, और एक बार वो वहां पहुंच जाए तो देन recovery is almost ensured. Sir, since we are running out of also time, I'll take couple of questions more, and this will be Sure. around preventive strategies as well. आपने सर शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में you said this, और आज हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को कार्डिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं। सो व्हाट इज योर Right. एडवाइस स्पेशली फॉर द यंगर पॉपुलेशन? आपने बताया कि 25% पेशेंट आपके यंगर पॉपुलेशन में होते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन देयर लाइफ? सो इसमें जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। एक रिस्क फैक्टर्स हैं विच आर नॉन मॉडिफाइबल, उसमें आ जाता है एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री। सो उम्र बढ़ने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। मेल्स को हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है, करीब आप लगाओ 55-60 साल की उम्र तक। 60 साल की उम्र के बाद मेल्स फीमेल्स दोनों में रिस्क बराबर है। और तीसरा फैमिली हिस्ट्री, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स की बिफोर द एज ऑफ 40 और 50, उन पेशेंट्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। लेकिन बाकी के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, शरीर के ऊपरले हिस्से का मोटापा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये जो 5 मेजर रिस्क फैक्टर हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि इसमें सवाए हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बाकी चीज़ें तो तभी पता चलेंगी, सॉरी, सवाए स्मोकिंग के बाकी चीज़ें तो तभी पता चलेंगी ना अगर आप चेक कराओगे अपना ब्लड प्रेशर, अगर आप चेक कराओगे शुगर, अगर आप चेक कराओगे कोलेस्ट्रॉल, अगर आप चेक कराओगे तभी पता चलेगा। तो इसलिए हमें आम तौर पे 20 साल की उम्र के बाद अपना एक चेकअप करा लेना चाहिए, जिसमें कि हमें पता चल जाए हमारा वेट हमारी हाइट के हिसाब से ठीक है कि नहीं, हमारी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑप्टिमल हैं कि नहीं। अगर वो हैं तो 5 साल के बाद दोबारा चेकअप के लिए आइए। अगर वो नॉर्मल नहीं है, अगर वो बॉर्डर लाइन अब नॉर्मल है, तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी चाहिए। अगर वो क्लियरली अब नॉर्मल है तो दवाई शुरू करनी चाहिए और फॉलो अप रेगुलर रखना चाहिए। सो इन चीज़ों से हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। प्लस हमें हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए। वो हेल्दी हैबिट्स क्या हैं? रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड एक्सेस अल्कोहल एंड रेगुलर एक्सरसाइज। सो ये 3 चीजें, डाइट, एक्सरसाइज एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग एब्सोल्युटली, एंड अल्कोहल इन ए वेरी रिस्ट्रिक्टेड मैनर। सो अगर हम ये 3 परहेज कर लें तो इससे हम हार्ट अटैक का रिस्क 80% के करीब कम कर सकते हैं। जी, so healthy lifestyle, right follow-up of medicines, and as you mentioned, screening is very very important, ताकि बिल्कुल अंदेशा अगर कार्डिक प्रॉब्लम का है तो पहले से पता चल जाए और आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकें। सर, जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचे और उनके डॉक्टर ने उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के ठीक करके घर भेज दिया। अब ऐसे सिचुएशन में उन पेशेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है ताकि दोबारा उनको इस तरह की कोई सिचुएशन जो है, बिकॉज आई थिंक ये थोड़े से वल्नरेबल ग्रुप हो जाते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल। कोई आपकी स्पेसिफिक एडवाइस ताकि दोबारा उस सिचुएशन में ना जाए? हाँ जी, ये मैक्सिमम रिस्क दोबारा प्रॉब्लम आने का पहले 1 साल में होता है। पहले 1 महीने में सबसे ज़्यादा होता है, बट पहले 1 साल में बहुत ज़्यादा होता है, और 4 साल के बाद रिलेटिवली कम होना शुरू हो जाता है। बट इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो अपना फॉलो अप रेगुलर रखिए, दूसरा दवाइयाँ रेगुलर खाइए, और तीसरा हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाइए जिसकी हम बात कर रहे हैं। आइडियल बॉडी वेट रखिए, हेल्दी खाना खाएँ, एक्सरसाइज़ करें, वेट मेंटेन करें। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दवाई रेगुलर खाएं और फॉलो अप रेगुलर रखें। ज़्यादातर डॉक्टर पहले 3 महीने के बाद 3 से 6 महीने में एक बार ही बुलाते हैं, तो इसलिए वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बट मैंने देखा आमतौर पे होता यही है कि लोग 6 महीने साल के बाद जाना बंद कर देते हैं, ग्रेजुअली दवाइयाँ भी कम कर लेते हैं, एंड दैट्स वाई फिर प्रॉब्लम आती है। सो रेगुलर फॉलो अप एंड रेगुलर मेडिसिन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जी, thank you, Dr. Chopra. And just before leaving, I take this one question which I see on the chat is, uh, during traveling अगर किसी को इस तरह के symptoms अगर दिखाई दें, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? मतलब what is the best thing which can be done in such a situation where hospital is far away? Any advice, because this can be, you know, a very life threatening kind of situation. बिल्कुल, ये बड़ा डाइसी इशू होता है जी। इसलिए इसमें ये होता है कि ज़्यादातर जगह ना अगर आप पूछें कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाता है। जैसे अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं या बाई एयर जा रहे हैं, आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए, आजकल ज़्यादातर जगह पे अनाउंसमेंट अवेलेबल होती है, कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाता है। वो आपको एटलीस्ट बेसिक इवैल्यूएशन कर लेता है कि बीपी ठीक लग रहा है कि नहीं, एंड क्या ये सिग्निफिकेंट सिम्पटम्स हैं सजेस्टिव ऑफ हार्ट अटैक। अगर ऐसा है तो देखिए फिर क्लोजेस्ट स्टेशन पे उतर जाना चाहिए। इवन आप देखोगे एरोप्लेन्स, इंटरनेशनल ट्रैवल में भी अगर रास्ते में कोई कार्डियक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो तो कई बार रास्ते में फ्लाइट उतार लेते हैं वो नीचे। सिमिलरली ट्रेन्स हैं, जो भी नियरेस्ट स्टॉप हो, अगर लग रहा है कि मेडिकल प्रॉब्लम है तो नियरेस्ट स्टेशन पे रुकें और वहाँ से हॉस्पिटल जाएं। इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई और शॉर्टकट तो नहीं है। बाकी अगर आपको पता है कि आपको रिस्क फैक्टर्स हैं या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए कि अपने पास अपनी दवाइयाँ रेगुलर रखें। कई लोगों को आदत है कि जी 2 दिन के लिए बाहर जाना था, दवाइयाँ नहीं लेके गए, दवाई खानी भूल गए जी। शादी ब्याह पे गए जी, दवाई खाना भूल गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दवाई रेगुलर खानी चाहिए, अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी करनी चाहिए, अपने कोई शेविंग किट अपने किसी पाउच में साथ में रखना चाहिए। एंड अगर आपको पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम आपको नहीं भी है लेकिन रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तो आपको अपने पास डिस्प्रिन रखने में कोई हर्ज नहीं है, अपने ऐसे ही किसी पाउच वगैरह में। और अगर शक पड़े तो आप राय करके डिस्प्रिन की गोली लेने के बारे में सोच सकते हैं। बट ये सब थेरेटिकल चीज़ें हैं। ज़्यादा तो मैं आपको यही कहूँगा कि दवाइयाँ रेगुलर खाएं, परहेज़ करें और चेकअप करें। हमारे यहाँ चेकअप करने को बुरा माना जाता है, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। आप ये सोचिए, हम अब कार लेते हैं, हम कार की सर्विस क्यों कराते हैं? कार को रुक क्यों नहीं जाने देते? इंजन खराब क्यों नहीं हो जाने देते? हम कार की सर्विस क्यों कराते हैं हर 1 साल में? हम क्यों कहते हैं कि जी बड़े जर्नी पे जाना है, पहाड़ों में जाना है, जाने से पहले सर्विस करा लें? सो वही चीज़ हमें अपने शरीर के बारे में सोचनी चाहिए। हमारा शरीर भी एक किस्म की बहुत रिफाइंड मशीन है, एंड कार तो चलिए बदल सकते हैं, शरीर तो बदल नहीं सकता। तो इसलिए हमें उसी पैशन के साथ अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए जिस पैशन के साथ हम अपनी गाड़ी का या मोबाइल फ़ोन का ख्याल रखते हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर चोपड़ा। एंड जस्ट फाइनल कमेंट ऑन दिस, अगर ऐसी किसी इमरजेंसी में फंसी जाए ट्रैवल के दौरान या आप कहीं आप बाहर हैं, तो
जैसे सर ने बताया, आप सीक हेल्प, आप मतलब चुप ना रहे, उसको इग्नोर ना करें, दबाएं ना, आप मदद मांगे आप, और अक्सर मदद अवेलेबल होती है, कोई ना कोई डॉक्टर नियर बाय होगा। वरना आजकल पुलिस से लेके और एयरपोर्ट स्टाफ से लेके यहाँ ट्रेन के अंदर भी पीपल आर ट्रेन्ड ऑन बेसिक सीपीआर, या कई जगह पर डिफिब्रिलेटर वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, मगर आपको बताना पड़ेगा, हेल्प सीख करनी पड़ेगी, उसको इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करें। इस मामले में मैं विद आपको ये भी कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट माइंड, मैं 1 मिनट और लूंगा, जी कि हमें अपने यूथ को, वैसे तो सारी पॉपुलेशन को, पर यूथ को सीपीआर की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसमें 2 चीजें होती हैं, बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट, और दूसरा एसीएलएस एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। सो एसीएलएस तो चलो ट्रेंड प्रोफेशनल्स को मिलती है, डॉक्टर्स, नर्सेज, फायरमैन, हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह को। लेकिन जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो तो सब किसी को मिल सकती है, वो तो हर एक को मिलनी चाहिए। कई कंट्रीज हैं जहाँ सबको मिलती है, जैसे यूएसए में एक सिएटल नाम का टाउन है जहाँ पे एवरीबडी है सीपीआर ट्रेनिंग। तो हार्ट अटैक सर्वाइवल, एक्चुअली सडन कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवल सबसे पहले वहाँ कम होना शुरू हुआ था। उनकी एक स्टडी है बड़ी फेमस, सिएटल हार्ट वॉच। तो इसलिए ये सीपीआर ट्रेनिंग हमें सबको देनी चाहिए, दिस शुड बी पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। हम एज अपनी ड्यूटी ये वाले कैंप्स करते रहते हैं जिसमें वी ट्राई टू ट्रेन पीपल इन सीपीआर। ये सीखना चाहिए, अगर ऑप्शन मिले तो सीखना चाहिए। और एईडी यूज करने की विधि भी आनी चाहिए, जो ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होते हैं आजकल मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, स्टेडियम्स में, जहाँ जहाँ बड़ी गैदरिंग्स हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं। तो ये अगर हमें यूज करना आता हो, इट्स वेरी यूजफुल, इट कैन सेव ए लाइफ। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आज के इस प्रोग्राम का भी एक ऑब्जेक्टिव ये है, सेविंग मोर लाइव्स। आप तक इन सब चीजों की अवेयरनेस पहुंचे, नॉलेज आप तक पहुंचे एक्सपर्ट्स के द्वारा। और इन्हीं सब इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर है और नॉलेज अगर है तो हम काफी लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं। So with this, I'll thank all my viewers who watched us today live or who would be watching this program later on as well. अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में अगर कोई भी है जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं कार्डियक डिजीज के, या अगर उनके आपको लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, you can simply share the link with them and this can probably save a lot of lives. But before I conclude, Dr. Chopra, I'll hand it over to you for your summary comments in case we have missed any important things जो आप अभी भी highlight करना चाहें, या अगर कुछ summary में बताना चाहें तो। नहीं, थैंक यू वेरी मच मेरा साहब, आई थिंक बड़ा अच्छा हमारी कॉन्वर्सेशन रही, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज बाहर निकल के आए। इम्पॉर्टेंट यही है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करें, हम हेल्दी ईटिंग करें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़्यादा स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करें, अपना रेगुलर चेकअप कराएं। और अगर डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं कि कोई परहेज़ की ज़रूरत है या दवाइयों की ज़रूरत है तो वो दवाइयाँ रेगुलर लें, चेकअप रेगुलरली करवाएं। और अगर हमें लगे कि ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, ये ज़्यादा तंग कर रही है, 20-25 मिनट हो गए, इसको लोग आमतौर से हार्ट बर्न समझ के इग्नोर कर देते हैं। आप किसी भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो कि 20 मिनट से ज़्यादा है उसको हार्ट बर्न समझ के डिसमिस ना करें। बेटर है आप अस्पताल जाएं, अपना चेकअप कराएं, ताकि अगर कोई भी रिस्क हो हार्ट अटैक का तो वो पकड़ा जाए और उसका सही टाइम पे इलाज हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट अटैक की मैक्सिमम मॉर्टेलिटी पहले 1 घंटे में है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले है। जो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उसमें 95% के करीब लोग ठीक होके घर जाते हैं, एटलीस्ट मोर देन 90%। तो इसलिए इट इज़ मच बेटर कि हम चांस ना लेते हुए, अगर रिस्क लग रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, हम हॉस्पिटल में जाएं और अपना इलाज करवाएं। यही मेरा आपके लिए आज मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर चोपड़ा, और इसी नोट पर आज का ये प्रोग्राम हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। डॉक्टर चोपड़ा, थैंक यू सो वेरी मच दैट आपने अपना समय निकाला और इन बेसिक सवालों के ऊपर आपने बहुत ही डिटेल में और सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताया आपने। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू।